अब हम आगे देखते हैं रस समीकरण मिति के बारे में, अर्थात स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री किसी भी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होती है। कौन सी? जब मैं कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दूं, N2 + 3H2 = 2NH3, ये अमोनिया बनाने का प्रक्रम है। किससे? नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन का आगे का गुणांक अगर जो हम देखें, ठीक है, तो ये जो गुणांक दिख रहे हैं ना हमें, इन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यह रस समीकरण मिति गुणांक, और यही क्या कहलाती है? रस समीकरण मिति कहलाती है। ठीक, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य संबंध जो राशियां बताती हैं उससे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, डेफिनेशन में भी लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं के मध्य संबंध बताती है। अभिकारकों और उत्पादों के मध्य संबंध को रस समीकरण मिति कहते हैं। ठीक है, ये इसका ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है एलिमेंट मेजर। ठीक है, जहाँ से हम तत्वों का क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, मतलब उन्हें नापते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको पढ़ना चाहूँ तो ऐसे बोलूँगा कि 1 मोल डाई नाइट्रोजन 3 मोल H2 डाई हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। समझ है ना कैसे पढ़ना है? 1 मोल डाई नाइट्रोजन 3 मोल डाई हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऐसे पढ़ लेंगे। जैसे मैं एक और रिएक्शन लिखूँ, H2 + O2 = H2, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल जल बनाती है। ठीक है ना? तो ये जो इनके गुणांक हैं आगे, ये जो एक एक मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है? इसकी रस समीकरण मिति है। ठीक हो गया? इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, मतलब जब हमें रस समीकरण मिति पता होती है, स्टोइकियोमेट्री पता होती है किसी भी रिएक्शन की, तब उससे संबंधित सवाल आते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सवाल, बाकी आप इसको रेफरेंस लेके उसके बाद सवाल सॉल्व करते रहना। इसमें हमें क्या, देखो ये जो रस समीकरण मिति है वो क्या है? तत्वों का या यौगिकों का मेजरमेंट है, मतलब हम इन्हें नापते हैं एक की तुलना में दूसरा। जैसे मैं बोलूँ 1 मोल 3 मोल से क्रिया करता है, तो 2 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 6 मोल से। ठीक है, और इसी के आधार पे हम यहाँ भी NH3 भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही सवाल यहाँ पे आते हैं। तो ये सवाल है, 100 ग्राम शर्करा के पाचन के लिए सांस लेने में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बताइए। शर्करा निम्न समीकरण के अनुसार खर्च होती है। तो ये हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब वो बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में अगर जो हम शुगर 100 ग्राम ले लें तो कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी? 100 ग्राम शर्करा के पाचन के लिए सांस लेने में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा बताइए। ठीक है, तो रस समीकरण मिति में अभी ध्यान करना, हमने क्या बोलता कि हम मोल्स में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बोलता जैसे 1 मोल डाई नाइट्रोजन, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिख लेंगे कि दी गई समीकरण से 1 मोल C12H22O11 शर्करा या शुगर,
क्रिया करती है 12 मोल ऑक्सीजन से। ठीक हो गया। 1 मोल शुगर क्रिया करती है 12 मोल ऑक्सीजन से, मतलब 1 मोल को न्यूट्रल करने के लिए 12 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो 100 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम शुगर। अब ये 100 ग्राम शुगर होती है ना, इसे कन्वर्ट कर दो मोल में, तो 100 ग्राम शुगर मतलब कितने मोल? 100 ग्राम शुगर बराबर पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणुभार। ये हम जो ये 100 ग्राम शुगर है इसे मोल में बदल देते हैं। ठीक है, तो पदार्थ का ग्राम में भार तो दर का है 100, और शुगर C12H20O11 है ना, इसका जब तुम मोलिकुलर वेट निकालोगे तो ये निकलेगा 342 ग्राम। ठीक है, तो 100 बटे 342 हो जाएगा ग्राम, सॉरी मोल। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं 1 मोल इतने से क्रिया करेगा, तो 100 बटे 342 मोल C12H22O11 शुगर क्रिया करती है कितने मोल से? एक, सॉरी 12 गुणा गए 100 बटे 342 मोल। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इतने मोल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने मोल ऑक्सीजन से, और लास्ट में क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए O2 की मात्रा ग्राम में बराबर, तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितने भी मोल आए 12 गुणा गए 100 बटे 342 गुणा गए, और इसका मॉलिक्यूलर वेट गुणा 32 बराबर जितना भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेना, इतना ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक एक नियम से रिलेटेड ही सवाल था, और ऐसे में हम रस समीकरण का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो यह है। दूसरा आता है इन्हीं अभिक्रियाओं को या इन्हीं सवालों को हल करने के लिए एक आता है यहाँ पे सीमांताभिकर्मक का केस। सीमांताभिकर्मक या लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं इसे। ये क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन को लिमिट कर देता है, उस रिएक्शन की लिमिट कि कितनी होनी है इस रिएक्शन में। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमने अभी रिएक्शन लिखी थी C12H22O11 प्लस 12O2 इक्वल टू 12CO2 प्लस H2 वगैरह जो भी। हमने बोला यहाँ पे कि 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 12 मोल ऑक्सीजन से। ठीक है, 1 मोल मतलब 342 ग्राम सुक्रोज क्रिया कर रहा है कितना, 32 गुणा 12, 24, 36 दो, ठीक है। 342 ग्राम सुक्रोज क्रिया कर रहा है 384 ग्राम ऑक्सीजन से। अब इन दोनों में कम मात्रा में कौन है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि ये समीकरण क्या है,
संतुलित है। अब मैं बोलूँ कि मैंने ले रखा है यहाँ पे सुक्रोज, मैंने लिया 100 ग्राम और ऑक्सीजन लिया 200 ग्राम। ठीक है, सुक्रोज लिया 100 ग्राम, ऑक्सीजन लिया 200 ग्राम। अब ये वाला जो स्टोइकियोमेट्री है वो किस हिसाब से चेंज होगी, देखो 342 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 384 ग्राम से, तो 100 ग्राम सुक्रोज क्रिया करेगा 384/342 गुणा के 100, इतना ग्राम ऑक्सीजन से, तो ये कितना आएगा 1.1 करीब, तो 110 ग्राम। ठीक है, और अगर जो मैं क्या करूं ऑक्सीजन के केस में लूं तो 200 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सुक्रोज की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसे उल्टा कर देंगे। 384 ग्राम 342 से रिएक्ट कर रहा है, तो 200 ग्राम कितने से करेगा 342/384 गुणा के 200, तो ये बराबर आएगा कितना, यहाँ से यहाँ काटा 1.1, तो ये आया 200 ग्राम से, लगभग 200 ग्राम में इसे मान सकता हूँ। ठीक है, लगभग 200 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसे 194 या 195 ग्राम आएगा करीबन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ऑक्सीजन थी हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास 200 ग्राम, और 200 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगी 194 ग्राम सुक्रोज से, और 100 ग्राम हमारे पास क्या है सुक्रोज है, वो क्रिया करेगी 110 ग्राम ऑक्सीजन से। अब जो हमने वैल्यूज़ ले रखी हैं उन्हें भी चेक कर लो एक बार कि सुक्रोज मात्र हमारे पास 100 ग्राम है और ऑक्सीजन है हमारे पास मात्र 200 ग्राम। ठीक है, सुक्रोज रिएक्ट करेगा 110 ग्राम ऑक्सीजन से, पर्याप्त मात्रा है। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 194 ग्राम सुक्रोज से। अब देखो जरा 194 ग्राम सुक्रोज क्या यहाँ हमारे पास है, नहीं है ना, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो ये पूरी रिएक्शन है वो डिपेंड करेंगी सुक्रोज पे। होगा क्या, सुक्रोज 110 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर देगा, बाकी बचा हुआ 200 में से 110 ग्राम ने तो ये वाली अभिक्रिया दे दी, और बाकी बचा हुआ है कितना 90, वो सारा का सारा वेस्ट हमारे पास चले जाएगा, मतलब आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सुक्रोज है ये इस रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, मतलब ये 110 ग्राम ऑक्सीजन पे ये रिएक्शन को रोक देगा, क्योंकि एक कम मात्रा में है ना, सुक्रोज कम मात्रा में, तो इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो अभिकारक किसी भी अभिक्रिया में कम मात्रा में रहता है तो वो क्या करता है, अभिक्रिया को लिमिट कर देता है, मतलब उसको एक पॉइंट तक होने के बाद रोक देता है, तो उसे बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है सवालों में। जिन अभिक्रियाओं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं उनमें एक अभिकारक पूर्ण रूप से अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाता है तथा शेष अभिकारकों की अप्रयुक्त मात्राएं शेष रह जाती हैं। अभिकारकों की शेष मात्राओं तथा उत्पादों की मात्राओं की गणना के लिए इस पदार्थ की मात्रा प्रयुक्त की जाती है जो अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है। इस पदार्थ को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है सीमांत अभिकर्मक की। ये ध्यान रखना कि सीमांत अभिकर्मक आसान भाषा में समझना है तो जो अभिक्रिया में कम मात्रा में उपस्थित है ना वो सीमांत अभिकर्मक होगा, और वो इस हिसाब से नहीं आएगा जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया ना कि 1 मोल सुक्रोज है 12 मोल ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे देख के नहीं बता सकेंगे कौन सा सीमांत अभिकर्मक है। वो हमारे पास जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से हम निकाल के देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल करना, फिर कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। थैंक यू।